वेलकम स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने का मेथड देखा था। अंकगणित की मूलभूत पर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को भी पढ़ा था। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स यूनिकली अप टू इट्स अरेंजमेंट। अंकगणित की मूलभूत पर में क्या है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय प्रकार से लिख सकते हो, बशर्ते उसके उन अभाज्य संख्याओं के क्रम पर ध्यान ना दिया जाए। हमने उसका एग्जाम्पल भी देखा था कि जैसे आपने 30 को लिखा था 2 गुना 3 गुना 5 या 3 गुना 2 गुना 5 या 5 गुना 3 गुना 2। इस टाइप से आप उनका सिर्फ क्रम बदल सकते हो। लिखने का जो तरीका है वो आपके पास यूनिक रहेगा, क्योंकि अगर आपको 30 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है तो आपके पास सिर्फ 2, 3 और 5 ही ऐसे अभाज्य संख्याएं हैं जिनके गुणा के रूप में आप 30 को लिख सकते हो। इनके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या 30 के गुणनखंड में नहीं आएगी। अब अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम वहाँ से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कैसे करते हैं, इसके बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लिया कि आपको संख्याओं 18 तथा 24 का एलसीएम तथा एचसीएफ अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से ज्ञात करें। हमारे पास हमने कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन उठा लिया कि 18 और 24 का आपको एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ ज्ञात करना है। लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है और आपको अभाज्य गुणनखंडों का यूज करना है। तो कैसे करेंगे? जैसे आपके पास 18 है, 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 3 गुना 3। 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 3 गुना 3। 3 दूनी 6, 6 तिये 18। इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2। इसी टाइप से अगर आप 24 की बात करो तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1। तो ये आपके पास 18 और 24 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। अब अगर आपको एलसीएम ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे कि अभाज्य संख्याओं या अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक अभाज्य संख्या की अधिकतम घात लेंगे। ठीक है, अगर आपको एलसीएम ज्ञात करना है तो क्या करेंगे कि जो भी उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, जो भी उसका अभाज्य गुणनखंड आपने किया है, तो उसमें जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, उनमें उनकी अधिकतम घात लेनी है। जैसे अगर एलसीएम ऑफ 18 एंड 24, 18 और 24 का अगर आप लघुत्तम समापवर्तय ज्ञात करोगे तो इसमें देखो 2 की पावर 1 आ रही है और यहाँ पे आ रही है 2 की पावर 3। तो 2 की अधिकतम पावर यहाँ पे कितनी है? 3। तो हम यहाँ पे लेंगे 2 रेज़ टू पावर 3, 2 की पावर 3। इसी प्रकार से अगर दोबारा से देखोगे तो दूसरी अभाज्य संख्या हमारे पास आ रही है 3।
तो पहले में अगर आप देखोगे तो 3 की पावर 2 आ रही है, जबकि दूसरे में 3 की पावर 1 आ रही है। तो अधिकतम कौन सी होगी? 3 की पावर 2। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? 3 की पावर 2। तो ये आपके पास 18 और 24 का एलसीएम होगा, उसका लघुत्तम समापवर्त्य होगा। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो ये 8 गुणा 9 72। तो ये आपके पास 18 और 24 का जो लघुत्तम समापवर्त्य है वो आपके पास होगा 72 72। इसी प्रकार से अगर आपको HCF ज्ञात करना हो तो अभाज्य गुणनखंडों में प्रत्येक अभाज्य संख्या की न्यूनतम घात लेनी है। आपके पास जितने भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कर रखे हैं, अभाज्य गुणनखंड आप लोगों ने कर रखा है, उसमें हर एक प्राइम नंबर की, हर एक अभाज्य संख्या की आपको न्यूनतम घात लेनी है, कम से कम पावर है उसको आपको लेना है। तो अगर हम HCF ज्ञात करें, HCF ऑफ 18 एंड 24, 24 और 18 का जो महत्तम समापवर्तक है तो उसमें क्या करेंगे? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है। तो न्यूनतम पावर कितनी है? 2 की पावर 1। तो यहाँ पे हम लेंगे 2 की पावर 1 इंटू इसमें अगर आप देखोगे तो 3 की पावर 1 है, ऊपर अगर आप देखोगे तो 3 की पावर 2 है। तो यहाँ से न्यूनतम पावर कितनी आ रही है? 3 की पावर 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 1, ये आपके पास हो गया 6। तो 18 और 24 का जो महत्तम समापवर्तक है वो आपके पास होगा 6। ठीक है, HCF ऑफ 18 एंड 24 इज 6। यहाँ से आप एक चीज़ और भी ध्यान में कर सकते हो कि एलसीएम ऑफ 18 एंड 24 मल्टीप्लाई बाय HCF ऑफ 18 एंड 24। एलसीएम और HCF का अगर आप गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 72 गुणा 6। एलसीएम 72 था, HCF आपके पास 6, दोनों को अगर आप गुणा करोगे तो 6 दूनी 12, 1 42 और 1 43, ये आ गया 432। इसी टाइप से दोनों संख्याओं का गुणा हमारे पास संख्याएं हैं 18 और 24। 18 और 24 को आप गुणा करोगे तो 18 चौके 72, 7 18 दूनी 36 और 7 43। तो देख सकते हो दोनों संख्याओं का एलसीएम और HCF का जो गुणा है वो दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर आएगा, और ये हमेशा ऐसा होता है। अगर आपके पास कोई भी दो संख्याएं दे रखी है तो उनका एलसीएम और उनके HCF का जो गुणा होगा वो उन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होगा। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलसीएम एंड HCF इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ बोथ नंबर्स। ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए ट्रू है। अगर आपके पास 3 नंबर्स दे दिए जाएं तो ऐसा हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, किसी किसी केस में हो भी सकता है, पर ऐसा हमेशा हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। पर अगर आपके पास सिर्फ 2 संख्याएं दे रखी है तो उन दोनों संख्याओं में ये हमेशा होगा, चाहे वो नंबर आप कोई से भी लो। ठीक है, तो इस टाइप से आपको एलसीएम और HCF है वो ज्ञात करना है। ध्यान रखना, एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें अधिकतम पावर लेनी है, जबकि HCF ज्ञात करने के लिए हमें न्यूनतम पावर लेनी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आपकी किताब में कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
144, 180 और 192 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करो। ये आपको ज्ञात करना है। 3 नंबर्स दे रखे हैं 144, 180, 192, 144, 180 और 192। यहाँ से अगर आप देखोगे, हल करते हैं इसको, तो सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अगर सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आप देख सकते हो 144 को अगर आप लिखोगे तो 2 गुणा 2 4 गुणा 2 8 गुणा 2 16 गुणा 9 अगर करोगे तो 144 मिलता है, तो ये आ गया 3 गुणा 3, तो आपको मिल गया 2⁴, 3⁴2। ठीक है, 16 में 144 होता है, तो 16 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और ये 3 गुणा 3। अगर आपको चेक करना हो तो आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो। 144 पे पहले 2 का भाग 2, तो ये आपके पास आएगा 72, इस पे फिर से 2 का भाग 2, 36, फिर से 2 का भाग 2, 18, फिर से 2 का भाग 2, 9, 3 का भाग 2, 3 और फिर आ गया 1। तो यहाँ तक आपको करते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको भाग देना है, हमें इन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, वो आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। इसी टाइप से अगर आपको 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो 180 को आप लिख सकते हो 18 गुणा 10, तो 10 को हम 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, 18 को हम 2 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 गुणा 2 का भाग देंगे 90, फिर से 2 का भाग देंगे तो 45 आ गया, तो 9 गुणा 5 हम लिख सकते हैं। इनका गुणा करके देखो, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 5 180, तो ये आ गया 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, ये आपके पास आ गया, या 5⁻1। ठीक है, इसी टाइप से आपके पास अगर 192 का करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, सबसे पहले 2 आएगा, 2 का इस पर आपको भाग देना है, तो अगर 2 का भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 96 मिलेगा, तो 96 पे फिर से 2 का भाग दोगे तो आपको कितना मिलेगा 48 पे फिर से 2 का भाग दोगे तो आपको मिलेगा 24 पे फिर से 2 का भाग दोगे तो 12 पे 2 का भाग दोगे, तो ये आपके पास आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 को अगर मैं 3 से गुणा करूं तो 192, तो ये आपके पास आ गया 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 1, ये आपके पास इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। अब अगर आपको एलसीएम ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे कि इनमें अधिकतम पावर लेंगे, और अगर आपको एचसीएफ ज्ञात करना है तो न्यूनतम पावर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक। अब जैसे एलसीएम 144, 180, 192, तो इसमें क्या करेंगे कि अभाज्य संख्याओं, अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्याओं की अधिकतम घात लेने पर, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब इसमें देखोगे तो 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 6, तो अधिकतम घात आपके पास हो जाएगी 2 की पावर 6।
इसी टाइप से इसमें अगर आप देखोगे तो 3 की पावर 2, यहाँ भी 3 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 1, तो अधिकतम कितनी हो जाएगी 3 की पावर 2। इसी प्रकार से इसमें 5 की पावर 5 नहीं है, मतलब 5 की पावर 0 है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है और यहाँ भी 5 की पावर 0 है, तो अधिकतम कितनी हो जाएगी 5 की पावर 1। तो ये आपके पास आ गया 64 × 9 × 5। तो ये आपके पास एलसीएम होगा इन तीनों नंबर का। एलसीएम ऑफ 114, 180, 192, 144, 180 और 192 का जो एलसीएम है वो ये नंबर आएगा। इसको आप आराम से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, ठीक है। इसी टाइप से अगर आपको एचसीएफ ज्ञात करना हो तो एचसीएफ ऑफ 144, 180 और 192, तो हम क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्याओं की न्यूनतम घात लेने पर, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्याओं की न्यूनतम घात लेने पर तो इनका जो एचसीएफ है वो आपके पास आ जाएगा। अगर आप पहले में देखोगे तो 2 की पावर 4 आ रही है, यहाँ पे 2 की पावर 6 आ रही है, यहाँ पे सॉरी 2 की पावर 2 और फिर 2 की पावर 6, तो न्यूनतम कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 की पावर 2, यहाँ भी 3 की पावर 2 और यहाँ पे आ रहा है 3 की पावर 1, तो न्यूनतम आपके पास हो जाएगा 3 की पावर 1। इसके साथ यहाँ पे देखोगे तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0, तो न्यूनतम कितना हो जाएगा 5 की पावर 0। तो ये आपके पास आ गया 4 × 3 12। आपके पास 5 की पावर 0 है वो 1 होगा, तो ये आपके पास आ गया 12। तो एचसीएफ ऑफ 114, 180, 192 इक्वल टू 12। इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ है वो 12 होगा, ठीक है। इसके बाद आगे भी एक एग्जाम्पल और दे रखा है 510 और 92 का आपको ज्ञात करना है, तो आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हो। हम आगे स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 2.2। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो एक्सरसाइज में दे रखा है कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जिसमें पहला जो क्वेश्चन है 468, ये आपके पास 2.2 का पहला क्वेश्चन है और पहले का ही पहला पार्ट है कि 468 को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में लिखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 468 पे अगर आप 2 का भाग देते हो तो आपको क्या मिलेगा 2 3 4 234। इस पे अगर आप फिर से 2 का भाग देते हो तो आपको मिलेगा 1 फिर 1
फिर 7, 117। 117 के अंकों को आप अगर जोड़ के देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है, 9। अगर इनके संख्याओं का योग 9 आ रहा है, इसका मतलब 9 पर 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो इस संख्या पे भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इसके बाद आपको 3 का भाग देना है। अगर 3 का भाग दोगे तो 3 तिये 9, 2 7, 3 तिये 9 तिये 27। अब इनके अंकों को अगर जोड़ोगे तो फिर से 12 आ रहा है, और 12 पे भी 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब 39 पे भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो इस पर अगर फिर से आप 3 का भाग दोगे तो ये आपके पास आ गया 13, और 13 तो खुद है वो एक अभाज्य संख्या ही है। तो अगर आपको फिर से करना है तो 13 का भाग दे सकते हो, और ये आ गया 1। तो ये जो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं यही इसके प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो आप 468 को लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13, या 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 13। ये आपके पास आ गया 468 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो। इसमें सिर्फ आपको भाग देना है, और भाग आप दूसरी तीसरी क्लास से देते आ रहे हो। ठीक है, इसी टाइप से इसी में एक और क्वेश्चन दे रखा है, एक बड़ा सारा नंबर दे रखा है 20,570। इसको देखते हैं। तो $20,570। इसमें अगर आपको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है तो कैसे करोगे कि 20,570 सबसे पहले 2 का भाग देंगे। इसमें अगर आप देखोगे लास्ट में 0 आ रहा है, तो ये क्या है, एक सम संख्या। सम संख्याएं कौन सी होती है, जिन पर 2 का पूरा पूरा भाग जाए, या जिन संख्याओं के अंत में 0 आए, 2, 4, 6 या 8 आए। इन पांचों में से कोई भी नंबर अगर संख्या के अंत में आ रहा है तो वो एक सम संख्या होती है। तो अगर ये एक सम संख्या है तो इस पर 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो आप इस पर 2 का भाग दे सकते हो, और फिर आपको चेक करना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो ये आ गया 10, ये 2, 8, 5, 10,285। ठीक है, आप भाग दे सकते हो आराम से। अब इस संख्या के अंत में 5 आ रहा है। अगर संख्या के अंत में 5 आ रहा है, इसका मतलब उस पर 5 का भाग है वो पूरा पूरा जाएगा। इस पर अगर आप 5 का भाग देते हो तो आपको क्या मिलेगा, 2, 0, 5, 7, 2, 0, 5, 7। आप भाग आराम से देना, भाग देने में गलती नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्यों जल्दबाजी में हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो आगे का जो पूरा क्वेश्चन है वो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दोबारा से इसको देख लो। अगर 20,570 पे 2 का भाग देंगे तो आपके पास क्या आएगा, 10,285, यही आएगा। ठीक है, इसके बाद इस संख्या पे अगर आप 5 का भाग दोगे तो 10 पे अगर दिया तो 2, फिर 2 आप लेके आओगे तो ये 0 आ जाएगा। 28 मतलब 28 पे अगर भाग दोगे तो 5, 25, 3 बच गए, 3 और फिर 5, 35, तो 7, 5, 35, तो ये आ गया 2057। अब इसके अगर अंकों को आप जोड़ के देखोगे तो 7, 5, 12, 12 और 2, 14। 14 पे 3 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब इस संख्या पे भी 3 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप चेक करोगे तो 5 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है 7। ठीक है, तो इस संख्या पे आप 7 का भाग दे के देखो। अगर 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे वाली अभाज्य संख्या देखेंगे। तो 7 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है 11।
तो उसका भाग देंगे। 11 का भी भाग अगर नहीं जाता है तो फिर हम आगे वाली प्राइम नंबर देखेंगे, वो आपके पास मिलेगा 13। तो इस टाइप से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहले इस पे 7 का भाग देख के देखते हैं। अगर 7 का भाग दोगे तो 7 दूनी 14, 6 5, 9 7 63, 2 7, तो इस पे 7 का भाग है वो नहीं जा रहा। अब अगर आप 11 का भाग दोगे तो इसमें आप देख सकते हो 11 11, यहाँ पे 9 बच गया, 9 और 5 तो 11 8 88, 88 7 बच गया और ये भी 7 आ गया तो 77, तो 11 7 77। ठीक है, तो इस संख्या पे 11 का पूरा भाग जाएगा। किसी भी संख्या पे 11 का भाग कब जाता है? जब उसके एकांतर जो आपके पास डिजिट्स आ रहे हैं, उसके एकांतर अंक आ रहे हैं, अगर उनका योग आपके पास समान हो तो उस संख्या पर 11 का पूरा भाग जाता है। एकांतर संख्या का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास 2 0 5 7, ये 4 अंकों की एक संख्या है, तो एकांतर का मतलब है अगर आप ये पहला अंक ले रहे हो फिर दूसरे को छोड़ो, तीसरे को देखो, इन दोनों को जोड़ के देखो 7 आ रहा है। अब हम दूसरे अंक को देखते हैं और दूसरे में फिर एक छोड़ के जोड़ेंगे तो ये आपके पास इन दोनों का योग है वो भी 7 आ रहा है। तो अगर इस टाइप से उनके एकांतर अंकों का जो योग है वो बराबर आए तो उस संख्या पर 11 का भाग पूरा जाएगा। अब इसमें भी अगर आप देखोगे 187, तो इसके ये पहला अंक और इसमें फिर एक छोड़ के जोड़ेंगे तो योग आ रहा है 8। तो सेकंड पोजीशन पे एक ही नंबर है, इस साइड कोई नंबर ही नहीं है, तो इनको अगर जोड़ेंगे तो 8 ही है। आप इस साइड तो 0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इनको जोड़ोगे तो 8 ही आ रहा है। इसका मतलब इस संख्या पर भी 11 का भाग है वो पूरा जाएगा। तो इस पे भी अगर आप 11 का भाग दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 11 1 11, यहाँ पे 7 बच गया, 11 7 77, 17 आ जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो पूछ सकते हो। इसके बाद 17 पे 17 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1। तो 20,570 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो इस टाइप से एक ट्री बनाएगा, एक वृक्ष बना रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 20,570 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 17। आप इन सभी अंकों का गुणा करके देख सकते हो। अगर आपके पास 20,570 आ रहा है तो आपका सवाल है वो सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपने गलती कर दी। अब जैसे 11 के बाकी अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई हो तो एक चीज़ और देख सकते हैं। जैसे हमारे पास यही नंबर था 20,570, तो इसमें अगर आप देखोगे ये 5 अंकों की एक संख्या है, तो आपको एकांतर क्रम लेने, तो अगर आप पहला अंक ले रहे हो तो उसके बाद आपको तीसरा लेना है और फिर आपको 5वां अंक लेना है। तो इनको अगर जोड़ोगे तो 2 + 5 + 0 ये आपके पास आ रहा है 7। इसी टाइप से अगर इन अंकों को हम जोड़ते हैं दूसरे और चौथे को तो आया 0 + 7 = 7। इसका मतलब इनका दोनों का जो जोड़ है वो बराबर आ रहा है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 20,570 है इस संख्या पर 11 का भाग है वो पूरा जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें चेक करना होता है। आपको ये पेपर में लिखना नहीं है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किस संख्या का भाग कब जाएगा और कब नहीं जाएगा। जैसे 2 का भाग कब जाएगा, अगर आपको अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं तो मतलब आपको भाग दे के चेक करना है। तो किसी भी संख्या पर 2 का भाग जाएगा अगर वो सम संख्या हो, और सम संख्या को हम देखते ही बता सकते हैं कि उस संख्या का जो अंतिम अंक है वो 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए। इसके बाद 3 का भाग कब जाएगा, अगर उसके अंकों के योग पर 3 का भाग जाए तो उस संख्या पे भी 3 का भाग जाएगा। जैसे हमारे पास ये जो उदाहरण था इसमें अगर इसके अंकों को जोड़ोगे 2 + 0 2, फिर 5 ऐड करिए 7 7 14, इनके अंकों का योग आ रहा है 14 14, और 14 पर 3 का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब इस संख्या पर भी 3 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसके देख सकते हो इसके अभाज्य गुणनखंडों में कहीं भी 3 नहीं आ रहा। ठीक है, इसी प्रकार से 5 का भाग कब जाएगा, जब उस संख्या का जो अंतिम अंक है वो या तो 0 हो या 5 हो। इसके बाद
किसी भी संख्या पर 9 का भाग, अब 9 का तो हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें अभाज्य संख्याएं देखनी है। फिर 11 का भाग कब जाएगा, जब उसके अल्टरनेट डिजिट्स का सम इक्वल हो, जब उसके एकांतर अंकों का योग है वो समान हो, तो उस संख्या पर 11 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो ऐसे हम कुछ प्राइम नंबर्स हैं जिनका हम डिविजिबिलिटी या उनके भाजकता का नियम हम देख सकते हैं। ये कैसे होता है, ये आप बड़ी क्लासों में आओगे तब वहाँ पे एक कॉन्ग्रुएंसी नाम से एक टॉपिक होता है, वहाँ पर इसको डिटेल में पढ़ा जाता है। नंबर थ्योरी से रिलेटेड टॉपिक है, अभी आपको नहीं चाहिए, कुछ चीज़ें बस ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद आगे का क्वेश्चन दे रखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि HCF इंटू LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। तो जैसे पहला ही दे रखा है 96 and 404। जैसे दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF ज्ञात करना है, फिर आपको सत्यापित करना है कि उन दोनों का जो गुणनफल है वो आपके पास उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ रहा है। तो पहला उदाहरण है जिसमें 96 और 404, 96 and 404। तो सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 96 एक सम संख्या है, तो इस पर 2 का भाग जाएगा और इसके अंकों का योग 15 आ रहा है, इसका मतलब इस पे 3 का भी भाग जाएगा। तो 96 अगर आप देखोगे तो 16 छिक्के 96, तो 16 छिक्के 96, तो 32 को मैं 3 से गुणा करूं तो 96 मिलेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिए 96। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 1। इसी टाइप से अगर आप 404 को लिखोगे तो 404 पे अगर आप देखोगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ 101 गुणा 4, ठीक है। तो स्टार्ट हो जाओ। सबसे पहले 2 का भाग दिया तो ये आपको मिल गया 202, फिर 2 का भाग दिया तो आपको मिल गया 101। अब 101 है वो खुद एक अभाज्य संख्या है, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो आपके पास आ गया 2² इंटू 101, ठीक है। तो ये आपके पास इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया। अब यहाँ से हम LCM और HCF ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले LCM ऑफ 96 404, इसमें क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं के या अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या की अधिकतम घात लेने पर तो ये आपके पास आ जाएगा LCM ऑफ 96 404 इक्वल टू, इन दोनों का LCM और बराबर होगा, अधिकतम पावर 2 की आ रही है 5 और 3 की पावर 1 और 101 की पावर 1, तो ये आ गया 32 गुणा 3 गुणा 101। इनका आप गुणा कर सकते हो, वही आपको इसका LCM मिलेगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से गुणा करो। इसको अगर इससे गुणा करेंगे तो 32 गुणा 303, ठीक है। अब 32 को अगर 303 से गुणा करोगे तो 32 दिए 96 और 32 दिए 96, तो 9696, ये आपके पास इन दोनों नंबर्स का LCM आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप HCF की बात करो, HCF ऑफ 96 एंड 404, इसमें हम क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंडों में
अभाज्य संख्या की न्यूनतम घात लेने पर, तो HCF ऑफ 96 एंड 404, 96 और 404 का जो महत्तम समापवर्तक है वो आपके पास आएगा, न्यूनतम पावर आपको लेनी है तो 2 की पावर यहाँ पे आ रही है 2, और 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 0 है, तो न्यूनतम कितनी हो जाएगी 3 की पावर 0। यहाँ पे आपके पास 101 की पावर 1 है, यहाँ पे 101 की पावर 0 है, तो न्यूनतम आपके पास हो जाएगा 101 की पावर 0। तो यह आ गया 4 गुणा 1 गुणा 1 4। तो HCF ऑफ 96 एंड 404 इक्वल टू 4। 96 और 404 का जो महत्तम समापवर्तक है वो आपके पास 4 आएगा। अब हमें सत्यापित करना है कि LCM और HCF का गुणनफल इन दोनों नंबर्स के गुणनफल के बराबर आता है। तो आप देख सकते हो LCM 96 एंड 404 इंटू HCF ऑफ 96, 404, ये आपके पास आएगा 96 इंटू 4। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौका 24, 2 36 और 2 38, 3 24, 3 27, 2, ये आपके पास आ गया 38,784। इसी प्रकार से अगर इन दोनों संख्याओं का गुणा करोगे, दोनों संख्याओं का गुण, ये आपके पास आएगा 96 को 404 से आपको गुणा करना है। ठीक है, तो 96 को 404 से गुणा करो, ये कितना आ जाएगा आपके पास। 96 को अगर 4 से करेंगे तो ये आपके पास आएगा, 96 को 4 से करो तो 400 से 16 कम हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 384। तो ये आ गया 84, 3 इस साइड आ गया, 0 तो 0 रहेगा, ये आपके पास आ गया 384 प्लस 3 387। तो ये आपके पास इन दोनों संख्याओं का गुणा आ गया। यहाँ से आप देखोगे तो LCM ऑफ 96 एंड 404 इंटू HCF ऑफ 96 404 इक्वल टू 96 इंटू 404। तो ये भी आपके पास 38,784 और ये भी 38,784, दोनों बराबर आ रहे हैं, यही हमें सत्यापित करना था। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें सबसे पहले 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। इसके बाद LCM हमने ज्ञात किया है, तो LCM ज्ञात करने के लिए हमें अभाज्य संख्याओं की अधिकतम पावर लेनी होती है, और फिर हमने HCF ज्ञात किया, यहाँ पे इसमें अभाज्य संख्याओं की न्यूनतम घात लेनी होती है, तो ये आपके पास 4 आ गया। फिर हमने LCM और HCF दोनों का गुणा कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या किया है, जो भी हमें दोनों संख्याएं दे रखी थी 96 और 404, हमने इनका गुणा कर दिया। अब सत्यापित करना था, तो देख सकते हो दोनों बराबर हैं, तो हमने लिख दिया कि LCM एंड HCF का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इन दोनों नंबर के गुणा के बराबर आएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करना। तो तीसरा जो क्वेश्चन है, मैं आपको तीसरा क्वेश्चन आप ट्राई करना, मैं चौथा क्वेश्चन करवाता हूँ। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको सिर्फ अभाज्य गुणनखंड करना है, और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है कि सिर्फ उनमें अधिकतम पावर देखनी है, और HCF ज्ञात करने के लिए आपको न्यूनतम पावर देखनी है। ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट के थ्रू या मैसेज के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी दिक्कत आएगी आपको उसका सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। हाँ, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के एक वर्ताकार पथ
वर्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी वर्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट का समय लगता है। तो माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो ये आपको दे रखा है कि एक गोल मैदान है, तो यहाँ पे मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से दोनों ने चलना स्टार्ट किया। एक आपके पास है रमन और एक आपके पास है अनुप्रिया। दोनों ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और ये आपके पास इस टाइप से चल रहे हैं, क्लॉकवाइज इस टाइप से घूमते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से ये घड़ी की दिशा में मान लो कि घूम रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये दे रखा है कि एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं, जबकि अनुप्रिया को 12 मिनट लगती है। तो देखो रमन जब एक चक्कर पूरा करेगा तो उसको 18 मिनट लगेगी, तो अनुप्रिया उससे जल्दी एक चक्कर पूरा कर लेगी। तो रमन को जब रमन दूसरा चक्कर पूरा करेगा तो रमन का कुल समय कितना हो जाएगा, 36 मिनट। तो 36 मिनट के बाद रमन है वो अपने स्टार्टिंग बिंदु पे आ जाएगा और अनुप्रिया को देखो 36 मिनट बाद कहाँ होगी। पहला चक्कर लगाया अनुप्रिया ने, उसको 12 मिनट लगे, दूसरा चक्कर लगाया तो फिर 12 मिनट 24 और तीसरे चक्कर में 36। तो 36 मिनट बाद रमन और अनुप्रिया दोनों अपने प्रारंभिक बिंदु पे होंगे। इसका मतलब है कि वो 36 मिनट बाद वहाँ पे वापस मिलेंगे। ये तो हमने डायरेक्ट हमने एक डायग्राम या सीधा हमने देखा है कि रैंडमली हम कैसे चेक करेंगे। अब अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है कि रमन को एक चक्कर में लगा समय, तो ये आपके पास हो जाएगा 18 मिनट। ये आपको दे रखा है इसी टाइप से अनुप्रिया को एक चक्कर में लगा समय, ये आपके पास 12 मिनट दे रखा है। ठीक है, तो दोनों प्रारंभिक बिंदु पर दोबारा मिलेंगे। ये कब आएगा, जब आप 18 और 12 का एलसीएम फाइंड करो। क्यों? क्योंकि आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जिस पर दोनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए। आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जिस पर दोनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए। तो वो आपको कब मिलेगा, जब आप एलसीएम निकालोगे या एलसीएम का कोई मल्टीपल होगा। तो ये 36 मिनट बाद भी मिलेंगे, ये 72 मिनट बाद भी मिलेंगे और ये 108 मिनट बाद भी मिलेंगे और 144 मिनट बाद भी मिलेंगे। तो एलसीएम देखो, तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। 18 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड, दोनों का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2⁻⁴ 3⁻²। इसी प्रकार से अगर आप 12 का करोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। अब इन दोनों का अगर आपको एलसीएम ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, अधिकतम पावर लेंगे। अधिकतम पावर में आ गया 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। यहाँ पे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ये आपके पास आ गया 4 गुणा 9 36। तो दोनों प्रारंभिक बिंदु पर वापिस मिलेंगे या वापिस मिलने में लगा समय, ये आपके पास हो जाएगा 36 मिनट या 36 मिनट।
तो ये आपके पास क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और बचा है, उसको देखो, लास्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का आपके पास। इसमें दे रखा है कि एक आपके पास संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी, गणित में भाग लेने वाले प्रतियोगियों की संख्या 60, 84 और 108 है। तो हिंदी के विद्यार्थी हैं वो आपके पास 60 हैं। इसके बाद इंग्लिश के आपको दे रखा है 84 और मैथ के आपको दे रखे हैं 108। इतने विद्यार्थी इसमें भाग ले रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आपको प्रत्येक कमरे में बराबर विद्यार्थी बिठाने हैं, प्रत्येक कमरे में आपको बराबर विद्यार्थी बिठाने हैं और सभी के सभी एक ही सब्जेक्ट के बिठाने हैं। ये नहीं होना चाहिए कि हिंदी वाले के रूम में इंग्लिश वाला स्टूडेंट आ गया या मैथ वाला स्टूडेंट आ गया। आपको प्रत्येक कमरे में विद्यार्थियों की संख्या भी बराबर रखनी है और उसमें सिर्फ एक रूम में एक ही सब्जेक्ट के बच्चों को बिठाना है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको सभी रूम में बराबर स्टूडेंट्स बिठाने हैं, इसका मतलब आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जिस पर इनमें तीनों संख्याओं में पूरा भाग जाए। अब अगर आप ये भी कर सकते हो कि अरे रूम में एक एक स्टूडेंट बैठा दो, पर अगर आप एक एक स्टूडेंट बैठाओगे तो आपको जो कमरों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा चाहिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि न्यूनतम कितने कमरों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर आपको न्यूनतम कमरे चाहिए, इसका मतलब आप एक रूम में अधिकतम स्टूडेंट बिठाने की कोशिश करोगे। इसका मतलब आपको एक ऐसा नंबर चाहिए, बड़े से बड़ा नंबर चाहिए जिसका इन तीनों संख्याओं पर भाग जाए। तो ऐसा बड़े से बड़ा नंबर कौन सा होता है जो सभी संख्याओं को डिवाइड करे? वो आपके पास होगा इन तीनों संख्याओं का HCF या महत्तम समापत्य। ठीक है, तो हमें सबसे पहले HCF फाइंड करना है 60, 84 और 108 का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड, तो अगर आप 60 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 12 5 60, 2 × 2 × 3 × 5, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60। ये आपके पास आ गया 2 स्क्वायर 3 1 5 raised to power 1। इसी टाइप से अगर आप 84 का करोगे तो 12 7 84, 2 × 2 × 3 × 7, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 7 84, 2 स्क्वायर 3 raised to power 1, 7 raised to power 1। इसी टाइप से अगर आप 108 का करोगे तो 12 में 108, इसका मतलब 2 × 2 × 3 × 3 × 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 3 108। तो ये हो गया 2 स्क्वायर × 3 raised to power 3। अब हमें HCF अगर ज्ञात करना है 60, 84, 108 का, तो क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंडों में प्रत्येक अभाज्य संख्या की न्यूनतम घात लेने पर, तो अगर आप न्यूनतम घात लोगे तो आपको क्या मिलेगा कि HCF ऑफ 60, 84, 108, 60, 84 और 108 का महत्तम समापत्य है। तो इसमें आप देखोगे तो 2 की पावर 2 आ रही है सभी में,
तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 2। फिर अगर देखोगे तो यहाँ पे 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3, तो न्यूनतम कितना हो जाएगा 3 की पावर 1। अगर यहाँ पे देखोगे तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 की पावर 0। और यहाँ पे अगर देखोगे तो 7 की पावर 0, 7 की पावर 1 और 7 की पावर 0, तो न्यूनतम हो जाएगा 7 की पावर 0। तो 4 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 1, ये आपके पास आ गया 12। तो 12 है वो आपके पास इन तीनों का HCF है। इसका मतलब क्या है कि आपको एक कमरे में 12 बच्चे बिठाने हैं, ठीक है। अगर आप एक कमरे में 12 बच्चे बिठाओगे तो आपको कितने रूम चाहिए? इसके लिए पहले आपके पास स्टूडेंट्स कितने हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या, ये आपके पास हो जाएगा 60 प्लस 84 प्लस 108, ये कितना हो गया 140, 144, 144, 152, 252, ये आपके पास आ गया कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थी आपके पास 252 है। आपके पास एक कमरे में 12 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। एक कमरे में विद्यार्थियों की संख्या, ये आपके पास आ गया 12। तो 252 बच्चों को बिठाने के लिए कितने कमरे चाहिए? तो कमरों की संख्या, ये आपके पास आ गया 252/12। अगर 12 का भाग दोगे तो 12 दूनी 24, 1 2 12 कम 12, तो आपको कम से कम 21 कमरे चाहिए अगर आपको इन सभी स्टूडेंट्स को बिठाना है। और इस प्रकार से बिठाना है कि सभी कमरों में विद्यार्थियों की संख्या भी बराबर रहे और एक कमरे में एक ही सब्जेक्ट के विद्यार्थी बैठें। तो हमें क्या दे रखा था कि कोई भी एक संगोष्ठी है, कोई भी एक सेमिनार चल रहा है जिसमें हिंदी के 60 विद्यार्थी, इंग्लिश के 84 विद्यार्थी और मैथ के 108 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, तो आपको कमरों की ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है जहां पर प्रत्येक कमरे में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के विद्यार्थी बैठें और सभी कमरों में विद्यार्थियों की संख्या है वो बराबर रहे। तो हमें क्या करना था, हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना था जो बड़े से बड़ा नंबर हो और इन तीनों संख्याओं को विभाजित करे। तो वो कौन सा होता है? उसका महत्तम समापत्य HCF ऑफ ऑल दीज नंबर्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनके अभाज्य गुणनखंड कर लिए, अभाज्य गुणनखंड करके हमने HCF फाइंड कर लिया। HCF का मतलब हमें न्यूनतम पावर लेनी थी जो आपके पास आ गया 12। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आपके पास, तीनों को जोड़ दिया हमने 252। तो एक कमरे में आपके पास 12 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, टोटल विद्यार्थी 252 है। तो कुल कमरों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल विद्यार्थियों को 12 से भाग दे देंगे तो ये आ गया 21। तो आपके पास न्यूनतम जो कमरों की संख्या है वो आपके पास 21 होगी। इसमें देख सकते हो कि हिंदी के विद्यार्थी 5 कमरों में बैठेंगे, इंग्लिश के विद्यार्थी 7 कमरों में बैठेंगे और मैथ के विद्यार्थी है वो 9 कमरों में बैठेंगे, ठीक है। अब हम अगले लेक्चर में आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। प्रीमेय संख्याएं, अप्रीमेय संख्याएं, जैसे √2 अप्रीमेय होती है, √3 भी अप्रीमेय होती है, √5 भी अप्रीमेय होती है। इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।